हेलो दोस्तों, श्लोकर्स एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सबको बातचीत निबंध पाठ का अर्थ बताने वाला हूं। इससे पहले मैंने आप सबको 2 वीडियो में बातचीत पाठ का अर्थ बताया था। आज पार्ट 3 वीडियो में मैं आप सबको बातचीत पाठ का संपूर्ण अर्थ बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहा जा रहा है यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यहाँ तक बढ़ा है कि स्पीच और लेख दोनों इसे नहीं पाते। यानी यूरोप लोगों में बातचीत करने का एक अजीब तरीके का, एक अलग तरीके का हुनर पाया जाता है। इनकी बातचीत करने की तरीके को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है, यानी बातचीत करने की कला कहा जाता है। इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वत मंडली में है। ऐसे चतुराई के प्रसंग छेड़े जाते हैं कि इन्हें सुन कान को अत्यंत सुख मिलता है। यानी यूरोप के लोग ऐसे चतुराई के साथ बातचीत करते हैं कि जिन्हें सुनने वाले व्यक्ति के कान को बहुत आनंदित महसूस होता है, उनको कान को सुख मिलता है। इसका दूसरा नाम सुहृद गोष्ठी है। इसका दूसरा नाम क्या है? तो सुहृद गोष्ठी है। सुहृद गोष्ठी की बातचीत की यह तारीफ है कि बात करने वालों की लियाकत अथवा पंडिताई का अभिमान या कपट कहीं एक बात में भी प्रकट ना हो। यानी कहा जा रहा है कि जो बातचीत करने वाले लोग हैं वो बातचीत करने के दौरान वो जो भी बात करते हैं तो उसके बारे में एक बातचीत करने के दौरान पता नहीं चलता है। अगर एक बार वो कुछ बोल दिए या कुछ कह दिए तो इससे किसी सामने वाला व्यक्ति जो सुनने वाला है उससे उनके बारे में वो पता नहीं लगा पाता है। वर्ण क्रम में रसाभास पैदा करने वाले शब्दों को बरतते हुए चतुर सयाने अपनी बातचीत को सरस रखते हैं। और जो बातचीत करने वाला है वो भी चालाक होता है, चतुर होता है। वो अपने बातचीत में हमेशा सरस बात, अच्छी बातें रखता है जिससे लोग पकड़ ना पाए कि वो कैसा व्यक्ति है। आगे कहा जा रहा है कि वह रस हमारे आधुनिक शुष्क पंडितों की बातचीत में, जिसे शास्त्रार्थ कहते हैं, कभी आवेगा ही नहीं। आगे कहा जा रहा है कि मुर्ग और बटेर की लड़ाइयों की झपटा झपटी के समान उनकी नीरस काँव में सरस संलाप की चर्चा ही चलाना व्यर्थ है। मतलब कहा जा रहा है कि मुर्ग और बटेर की लड़ाइयों में की झपटा झपटी के समान, मतलब जो मुर्गा और बटेर जो होते हैं उनकी लड़ाइयों में जैसे आपस में लड़ते हैं तो उनके जो नीरस काँव है वो सरस संलाप की चर्चा चलाना क्या है, इसमें व्यर्थ है। वरन कपट और एक दूसरे को अपने पांडित्य के प्रकाश से बात में परास्त करने का संघर्ष आदि रसाभास की सामग्री वहां बहुतायत के साथ आपको मिलेगी। घंटे भर तक काँव करते रहेंगे तो कुछ ना होगा। बड़ी बड़ी कंपनी और कारखाने आदि बड़े बड़े से काम इसी तरह पहले 2-4 दिली दोस्तों की बातचीत से शुरू किए गए। कहा जा रहा है आगे कि जो हमारा बातचीत का एक खास तरह का और भी अलग मजा है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई कंपनी, कोई कारखाना शुरू कर रहा है तो वो 2-4 लोगों से शुरू करता है, 2-4 लोगों के साथ शुरू करता है मिल करके। लेकिन उनका व्यवहार, उनका बातचीत का तरीका, ये सभी को देखते हुए लोग इनको पसंद करते हैं। और आगे जाकर के क्या होता है कि उपरांत बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़े कि हजारों मनुष्यों की उनसे जीविका चलने लगी और साल में लाखों की आमदनी होने लगी। यानी आगे जाकर के क्या होता है कि 2-4 लोगों से हम कंपनी कारखाना शुरू किए और आगे जाकर के ऐसा हुआ कि हजारों लाखों लोग जो है उस कंपनी में काम करने लगे, आजीविका उनका चलने लगा और आमदनी जो है लाखों लाख रुपए होने लगी। तो ये किस पर निर्भर हुआ? तो हमारे व्यवहार पे, हमारे बातचीत करने के तरीके पे। यही चीज लेखक हमारे बालकृष्ण भट्ट बता रहे हैं। आगे कहा गया है कि 25 वर्ष, जो 25 वर्ष के ऊपर के लोग हुए उनकी बातचीत अवश्य ही कुछ न कुछ सारगर्भित होती है। यानी जो 25 वर्ष के ऊपर के लोग हुए उनकी बातचीत करने का तरीका में अंतर होता है, अलग तरीके का वो बातचीत करते हैं। उनके बातचीत में अनुभव, दूरदेशी से खाली ना होगा। मतलब जो 25 वर्ष के ऊपर के लोग हैं उनमें अनुभव पाया जाता है। 25 से नीचे की बातचीत में यद्यपि अनुभव, दूरदर्शिता और गौरव नहीं पाया जाता। यानी 25 वर्ष के जो नीचे के लोग होते हैं उनके बातचीत करने के तरीके में अनुभव नहीं पाया जाता है, गौरव नहीं होता है। उनमें क्या होता है? तो उनमें इसमें एक प्रकार का ऐसा दिल बहलाव और ताजगी रहती है जिसकी मिठास उससे 10 गुनी
चढ़ी भरी होती है। यानी 25 वर्ष के नीचे लोगों में दिल बहलाव होता है, उनके बातचीत करने में ताजगी महसूस होती है, लेकिन 25 वर्ष के ऊपर वाले में अनुभव और दूरदर्शिता होता है, ये सारे गुण नहीं पाए जाते। यानी हर लोगों के तरह के बातचीत में अंतर होता है, चाहे 25 वर्ष के ऊपर के लोग हुए, 25 वर्ष के नीचे के लोग हुए, चाहे बूढ़े लोग हुए, चाहे बुढ़िया लोग हुई, सभी की बातचीत करने का तरीका या बातचीत क्या किस तरीके का करना चाहिए, उनका व्यवहार सभी का अलग अलग होता है। इस पाठ में लेखक इन्हीं चीजों को बताए हैं। आगे कहा जा रहा है कि यहाँ तक हमने बाहरी बातचीत का हाल लिखा है। लेखक कहते हैं कि यहाँ तक हमने क्या किया, बाहरी बातचीत। ये तो मान लीजिए हमारा जो बचपन में बातचीत करते हैं, छोटे बच्चे बातचीत करते हैं, बूढ़े बातचीत करते हैं, बुढ़िया बातचीत करते हैं, उन सभी का जिक्र किया गया। और एक अलग तरीके का बातचीत का जिक्र किया गया है कि बाहरी बातचीत। बाहरी यानी कि जिसमें दूसरे फरीक के होने की बहुत आवश्यकता होती है। फरीक मतलब होता है दूसरे लोगों की, कि कहा जाता है कि बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुए जो किसी तरह संभव नहीं होगा। यानी इसमें दूसरा मनुष्य का होना आवश्यक है, तभी बातचीत इस तरीके का हो सकेगा, बाहरी बातचीत हो सकेगा। आगे कहा जा रहा है कि और जो दो ही तरह पर हो सकता है, या तो कोई हमारे यहाँ कृपा करे या हम ही जा करके दूसरे को कृतार्थ करें। मतलब यह बातचीत जो है दो तरीके से संभव होगा। एक होगा कि हम यहाँ पे कृपा करें या किसी के यहाँ जाकर के हम कृपा करें, और कोई हमारे यहाँ करके कृतार्थ करे। मतलब हम किसी के यहाँ जाए और कोई हमारे यहाँ पधारे या आमंत्रित हो। आगे कहा जा रहा है कि पर यह सब तो दुनियादारी है। कहा जा रहा है कि पर यह सब तो दुनियादारी है, जिसमें कभी कभी रसाभास होते देर नहीं लगती। मतलब कि रसाभास यानी कि कभी कभी झंझट होना आपस में, कि जैसे कि मान लो हम किसी के यहाँ गए, बिना बुलाए चले गए, अनादर का भाव हो गया ये। अब हम अपने मन मुताबिक, हमारे मन मुताबिक अगर वो खातिरदारी नहीं किए तो भी हमारा क्या होगा कि उनके शिष्टाचार में हम कहेंगे कि त्रुटि है। तो ये क्या होता है कि एक दूसरे से रसाभास पैदा हो जाता है आपस में। तो वही बातें लेखक यहाँ पे कहे हैं। कहते हैं क्योंकि जो महाशय अपने यहाँ पधारे, उनकी पूरी दिलजोई न हो सकती तो शिष्टाचार में त्रुटि हुई। यानी अगर हमारे यहाँ कोई आया मेहमान बन करके और हम उनका पूरा अच्छा तरह से खातिरदारी ख्याल नहीं रखे, तो हमारे शिष्टाचार में क्या हो जाएगा, त्रुटि हो जाएगा। अगर हम ही उनके यहाँ गए तो पहले तो बिना बुलाए जाने ही अनादर का मूल है, और जाने पर अपने मन माफिक बर्ताव न किया गया तो मानो दूसरे प्रकार का नया घाव। और अगर मान लीजिए कि अगर हम किसी के यहाँ गए और हम ही गए जाने पे, तो पहले अगर बिन बुलाए चले गए तो अनादर का भाव हो गया। अब बिन बुलाए जाने के बाद हम ये कल्पना कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि हम जाएंगे वहां पे फलाना के यहाँ तो हमारा वो अच्छे से खातिरदारी करेंगे, ख्याल रखेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम सोचेंगे कि ये कैसा खातिरदारी किए, क्या किए। दूसरे जगह जाकर के, अपने यहाँ जाकर के उनके बारे में हम बताएंगे, आलोचना करेंगे उनकी। तो ये चीजें हम करते हैं। तो इन सब चीजों से बचने के लिए बाल कृष्ण भट्ट हमारे जो लेखक है वो कहते हैं कि सबसे उत्तम तरीका बातचीत का ये होता है कि मनुष्य अपने अंदर वह शक्ति पैदा करे कि जिससे हम अपने आप से बात कर लिया करें। यानी सबसे पहले हमें क्या चाहिए कि अपने अंदर एक शक्ति को पैदा करनी चाहिए कि हम सबसे पहले अपने आप से बात करें और तब किसी दूसरे से वो बात को कहें। इससे क्या होगा कि हम अपने आप को परख लेंगे कि हम जो बात बोलने वाले सामने वाले व्यक्ति को क्या उसको बुरा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर हमको बुरा लगा, जैसे हम अपने पे रखें बात को, और बात को रख करके और सोच रहे हैं कि अगर हम अपने आप को ही कह रहे हैं तो हमको बुरा लगेगा, तो सामने वाले व्यक्ति को अगर कहूंगा तो उसको भी बुरा लगेगा। तो अगर हमको अच्छा लगा तो सामने वाले व्यक्ति को भी अच्छा लगेगा। तो ये चीज बता रहे हैं लेखक कि हमें ऐसे करना चाहिए। आगे कहते हैं कि हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। वो परमपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है। हमारा मन जो है उसको कहा गया है कि वो एक परमपंचात्म, यानी हमारा जो संसार है उसके एक बड़ा भारी आईना के समान हमारा जो मनोवृत्ति है, जिसमें हम क्या करते हैं कि नए नए रंग के तस्वीर हमें दिखते हैं। अर्थात हम नए नए चीजों को अपने मन में सोचते रहते हैं। कभी यहाँ दिमाग हमारा हो गया, कभी वहां चला गया, कभी इधर देखने लगे। तो ये सारी चीजें हमारे मन पे होती है। तो मन के अलावा और क्या कहा गया है, कहा जाता है कि जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कुछ दुर्घट बात नहीं है। मतलब हम चाहेंगे तो जिसमें जैसी चाहे वैसी हम सूरत देख सकते हैं। और जो एक ऐसा चवनिस्तान है जिसमें हर किस्म के बेल खिले हुए हैं, ऐसे चवनिस्तान की सैर में क्या कम दिल बहलाव है। मित्रों का प्रेमालाप कभी इसकी 16वीं कला तक भी न पहुंच सका। इसी सैर का नाम ध्यान या मनोयोग या चित्त को एकाग्र है, जिसका साधना एक दो दिन का काम नहीं है।
यानी हमारा जो मन है वो चंचल होता है, इधर उधर घूमते रहता है, वो एक चमनिस्तान की तरह है, चमनिस्तान की सैर या दिल बहलाव करने की तरह है। और हम जो मित्रों का प्रेमालाप होता है वो यहाँ तक भी पहुंचा है, और हमारा मन जो हर जगह एकदम चित्त जो है, मन जो है, मन योग वो एकाग्र नहीं रहता है, उसको हमारा चंचल के समान वो घूमते रहता है, चंचल रहता है। तो इसी के लिए हमारे बालकृष्ण भट्ट लेखक कहे हैं कि अपने मन को हम क्या करें, एकाग्र करें, एक जगह स्थिर करें। लेकिन ये चीज भी एक दो दिन में नहीं हो सकता, एक दो दिन का ये साधन नहीं है कि एक दो दिन मन को केंद्रित कर रहे हैं फिर वहीं कर रहे हैं, नहीं, हमें हर समय और रोज प्रतिदिन अपने मन को, चित्त को एकाग्र रखना चाहिए। जिससे क्या होगा कि हम अपने कार्यों को अच्छे से पूरा करेंगे, साथ ही साथ जो हम करना चाहते हैं वो भी अच्छे से करेंगे। आगे कहा जा रहा है कि वर्षों के अभ्यास के उपरांत यदि हम थोड़ी भी मनोवृत्ति स्थिर कर अवाक हो अपने मन के साथ बातचीत कर सके तो मानो अहोभाग्य। यानी अगर हम वर्षों का तपस्या करें, अभ्यास करें और उसके बाद अपने मन को स्थिर कर लें तो हम क्या करेंगे कि अपने बातचीत में अच्छे से सुधार ला सकते हैं। आगे कहा जा रहा है कि वाक शक्ति मात्र के दमन से न जाने कितने प्रकार का दमन होगा। हमारी जिह्वा कतरनी के समान सदा स्वच्छंद चलती रहती है। हमारे जीव को कहा गया है कि जिह्वा को कि कतरनी यानी कैंची के समान जो है जीव हमारा चलता रहता है, और वो भी स्वच्छंद यानी बिना किसी को कुछ भी हम लोग बोल देंगे सोचे समझे। तो कतरनी के समान, कैंची के समान हमारा जीव चलते रहता है। आगे कहा गया है कि यदि उसे हम अपने काबू में कर लिया तो क्रोधादित बड़े बड़े अजय शत्रुओं को बिना जीत अपने वश में कर डालें। यानी अगर हम अपने जीव को कंट्रोल कर लें, अपने वश में कर लें, तो बड़े बड़े जो गुस्से क्रोधादित शत्रु होंगे उनको हम बिना लड़े युद्ध में या बिना लड़े हुए उनसे हम जीत सकते हैं। इसीलिए अवाक रह अपने बातचीत करने का यह साधन यावत साधन मूल है, शक्ति परम पूज्य है, मंदिर है और परमात्मा का एकमात्र सोपान है। यानी अगर हम चुप होकर के, अवाक होकर के बातचीत करेंगे तो ये एक शक्ति मूल साधन है, परम पूज्य है, और यही हमारा परमात्मा का एकमात्र सोपान यानी सीढ़ी है। तो आई होप आप सबको यह बातचीत पाठ समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा आप सबको। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सबको इस पाठ का वस्तुनिष्ठ प्रश्न करवाऊंगा। तो आप सभी हमारे चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियो जो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।